बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ मुकदमा शेर व शायरी का नौआबादियाती तनाज़ुर में तज्ज़िया। मुकदमा शेर व शायरी का फ़िक्री और फ़नी तज्ज़िया मैंने हाली वाली प्लेलिस्ट में शेयर ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन अब हम इसका तज्ज़िया कर रहे हैं नौआबादियाती तनाज़ुर में। मुकदमा शेर व शायरी 1893 उर्दू तनकीद की पहली बाकायदा किताब तस्लीम की जाती है। इसका नौआबादियाती तनाज़ुर में अगर मुताला किया जाए तो ये वाज़ेह होता है कि ये किताब महज शेरी असूलों का मजमुआ नहीं बल्कि बरतानवी इस्तामार के नतीजे में पैदा होने वाले बदलते हुए समाजी, तालीमी और अदबी रवैयों का अहम अक्स है। नौआबादियाती जदीदियत और मुस्लिहाना जज्बा 1857 के बाद सर सैयद की तहरीक मुसलमानों की समाजी और तालीमी इस्लाह का बेड़ा उठाती है। हाली इसी तहरीक के अहम रुकन थे। नौआबादियाती दौर में जब बरतानवी हुक्मरानों ने मकामी इल्म और अदब को गैर तरक्की याफ्ता करार दिया तो हाली ने भी महसूस किया कि उर्दू शायरी को नए अहद के तकाज़ों के मुताबिक ढालना ज़रूरी है। मुकदमा शेर व शायरी उसी नौआबादियाती जदीदियत की एक कड़ी है। जदीद मुशायरों के असरात। अंजमन पंजाब 1865, जो कि खालिस्तान अवामी तंजीम नहीं थी बल्कि इसे बरतानवी अफसर लाइटनर की सरपरस्ती हासिल थी, नौआबादियाती दौर में जब समाज बदल रहा था तो रिवायती गज़ल की शायरी जो गुलो बुलबुल के गिर्द घूमती है अंग्रेज़ों की नज़र में गैर फितरी थी। कर्नल हॉल राइड के ईमा पर अंजमन पंजाब में जदीद मुशायरों का आगाज़ 1874 में हुआ। यहाँ से उर्दू में जदीद नज़म का आगाज़ हुआ और हाली और आज़ाद ने नज़में पढ़ीं। अंजमन का नारा कदीम मशरकी उलूम का अहया और जदीद मगरबी उलूम की तरोईज था। ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली के शेरी नज़रियात की तश्कील में अंजमन पंजाब ने कलीदी किरदार अदा किया। अंजमन पंजाब के मुशायरों ने हाली को यह एहसास दिलाया कि उर्दू शायरी सिर्फ़ इश्क व आशिकी तक महदूद नहीं रहनी चाहिए बल्कि इसे कौमी और समाजी मकासद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। अंजमन पंजाब का बुनियादी मकसद शायरी को फितरत से करीब लाना था और यही नेचुरल शायरी का तसव्वुर आगे जाकर मुकदमा शेर व शायरी की पहचान बना। बरतानवी शेरियात का असर। हाली पर अंग्रेज़ी अदब और मगरबी तनकीद के गहरे असरात नज़र आते हैं। अगरचे हाली बराह रास्त अंग्रेज़ी अदब से वाकिफ़ नहीं थे, अंग्रेज़ी ज़ुबान से, लेकिन दिल्ली कॉलेज और अंग्रेज़ी किताबों के तराजिम करने के बाद वो मगरबी नज़रियात से मुतासिर हुए। अंग्रेज़ी दौर में इल्म बराए इल्म के बजाय इल्म बराए मकसद पर जोर दिया गया। हाली ने शायरी को कौम की इखलाकी इस्लाह का ज़रिया बनाया। उन्होंने गुलो बुलबुल के अफसानों की जगह नेचुरल शायरी की हिमायत की ताकि अदब को नौआबादियाती माशरे की तामीर नौ के लिए इस्तेमाल किया जा सके। क्या हाली के नज़रियात पर मगरबी मुफक्किरीन के असरात हैं? इसका तज्ज़िया नीचे शेयर करती हूँ, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। मिल्टन ने अपनी किताब ट्रैक्टेट ऑन एजुकेशन में शायरी की 3 खसूसियात बयान की हैं जो हाली की सादगी, असलियत और जोश से मुशाबहत रखती हैं। मिल्टन कहते हैं कि शायरी को सादा, हिस्सी और पुरजोश होना चाहिए। मुकदमा शेर व शायरी में हाली लिखते हैं कि शायरी की खूबी यह है कि सादा हो, असलियत पर मबनी हो और इसमें जोश हो। अब यहाँ भी मुमासलत है। आगे देखें, वर्ड्सवर्थ की किताब है प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स। उसमें वो शायरी की ज़बान और फितरत पर बहस करते हुए लिखते हैं, शायरी ताकतवर जज्बात के बेसाख्ता छलक जाने का नाम है, ऐसी ज़ुबान जो वाकई इंसान इस्तेमाल करते हैं। वर्ड्सवर्थ। हाली भी शायरी में अवध के बजाय आमद और नए बनावटी ज़ुबान के बजाय सादा और रोज़मर्रा की ज़ुबान के हक़ में है। वो लिखते हैं कि सादगी से ये मुराद है कि लफ्ज़ आम फहम हो और कलाम पेचीदगी से पाक हो। इसके अलावा आर्नल्ड के नज़दीक अदब का मकसद इखलाकी और समाजी इर्तिका है। उसके ख़यालात हाली के नज़रिया मकसदियत से मिलते जुलते हैं। आर्नल्ड कहते हैं, शायरी बुनियादी तौर पर ज़िंदगी की तनकीद है। शायरी की अज़मत इसमें है कि वो ज़िंदगी पर ख़यालात का कितना खूबसूरत शायर की अज़मत इसमें है कि वो ज़िंदगी पर ख़यालात का कितना खूबसूरत इतलाक़ करता है। हाली ने उर्दू में अदब बराए ज़िंदगी की बुनियाद रखी। उनके नज़दीक शायरी कौम की अखलाकी हालत जो शायरी कौम की अखलाकी हालत ना सुधारे वो बेकार है।
ان کے نزدیک شعر سے وہی فائدہ اٹھانا چاہیے جو وعظ اور نصیحت سے اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح کالریج نے تخیل اور قدرت کلام پر گہری بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں تخیل انسانی ادراک کی زندہ قوت اور سب سے بڑا محرک ہے۔ حالی نے بھی قوت متخیلہ کو شاعر کی سب سے بڑی پہلی ضروری شرط قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ملکہ ہے جس کو شاعر اپنے ساتھ لاتا ہے اور جس کے بغیر کوئی شخص شاعر نہیں بن سکتا۔ ارسطو نے اپنی کتاب پوئٹکس میں نقل یا محاکات کا نظریہ پیش کیا ہے۔ ارسطو کہتے ہیں شاعری نقل کا ایک ذریعہ ہے، یہ کرداروں، جذبات اور افعال کی نقل کرتی ہے۔ حالی نے اس یونانی تصور کو محاکات کے عنوان سے پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ محاکات کے معنی کسی چیز یا کسی حالت کا اس طرح بیان کرنا ہے کہ اس کی تصویر آنکھوں کے سامنے پھر جائے۔ مقدمہ شعر و شاعری محض ایک ادبی تنقید نہیں بلکہ برطانوی راج کے تحت بدلتے ہوئے سماجی اور فکری ڈھانچے کے خلاف مضبوط علمی رد عمل ہے، جس کی نظریاتی آبیاری انجمن پنجاب کے مشاعروں اور مغربی افکار کے نفوذ سے ہوئی۔ حالی نے ملٹن، ورڈزورتھ اور آرنلڈ جیسے مغربی مفکرین کے آفاقی اصولوں کو اپنا کر اردو شاعری کو درباری مبالغہ آرائی اور مصنوعی پن سے نکال کر نیچرل اور قومی سانچے میں ڈالنے کی کوشش کی تاکہ اسے جدید دور کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے قابل بنایا جا سکے۔ اگرچہ اس اصلاحی تحریک پر نوآبادیاتی آقاؤں کے افادیت پسندی کے نظریات کی گہری چھاپ نظر آتی ہے، لیکن اس کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اردو ادب کو ایک نیا سائنسی شعور اور مقصدیت عطا کی، جس سے اسے محض تفریح کا ذریعہ رہنے کے بجائے قومی بیداری اور اصلاح معاشرہ کا ایک مؤثر ہتھیار بنا دیا۔ یہ تھا مقدمہ شعر و شاعری کا نوآبادیاتی تناظر میں تجزیہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے سعادت حسن منٹو کے افسانوں کا نوآبادیاتی تناظر میں تجزیہ۔ اگر میرے ان نوٹس سے آپ کو ذرا سا بھی کہیں بھی فائدہ ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں لازماً یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔